हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज आप लोगों को मैं इतिहास पढ़ाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। इतिहास में बहुत अच्छे तरीके से और अलग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो इतिहास पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पहले चर्चा करा दे रहा हूँ। जिसके पहले मैं क्लास में जो चर्चा किया था उसके बारे में आप लोगों को चर्चा कराऊंगा। इसके पहले मैंने इंडियन मैप के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैं पढ़ाया था क्या पढ़ा था झारखंड के बारे में। किसके बारे में? झारखंड के बारे में। मैंने झारखंड के बारे में मैंने बताया था क्या ऊपर क्या था, गया का पठार जो अब लोग तो 1.5 लाख साल पहले क्या होता, वायु धूल करके कलर क्या होगा, धस गया था। उसके बाद उसके नीचे है हजारीबाग का पठार। उसके नीचे कौन सा पठार है? हजारीबाग का पठार। उसके नीचे रांची का पठार। इधर क्या है? कोडरमा का पठार। अब चारों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। कौन कौन से पठार? गया का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और कोडरमा का पठार। अगर इन चारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। मैंने ये भी बताया था कि राजमहल और रामगढ़ की पहाड़ी, दो पहाड़ियाँ हैं झारखंड में। कौन कौन सी? राजमहल और रामगढ़ की पहाड़ी। मैंने बताया था नीचे से क्या होती है, दामोदर नदी। ऊपर से दामोदर नदी, नीचे से इधर से क्या, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी मैंने बताया था क्या है, हुंडरू जल प्रपात है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को फिजिकल मैप के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद से मैंने जमशेदपुर के बारे में, टिस्को के बारे में बताया था। टाटा स्टील आयरन कंपनी, समझ रहे हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी के बारे में बताया था। जमशेदपुर के बारे में, इधर चाय बासा के बारे में बताया था मैंने। सीमेंट उद्योग कारखाना है। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। लेकिन आज मुद्दा है क्या? इतिहास। क्या होता है इतिहास के बारे में? हम किसे कहते हैं, कैसे हम इतिहास के बारे में हम चर्चा करें या जाने में, इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो इतिहास जो होता है, क्या होता है इतिहास हम ये नहीं कि हम बीते हुए घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना हूँ कि क्या हम इसके बारे में होता है, हम अतीत से वर्तमान तक, समझ में आ रहा है, अतीत से वर्तमान तक क्या होता है, कुछ न कुछ हम परिवर्तन देखते हैं। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में। तो क्या होता है इतिहास, यानी हम क्या करते हैं, अतीत के बारे में हम जानते हैं। क्या करते हैं? अतीत के बारे में जानना। तो अतीत के बारे में जानना, क्या क्या चेंजेज हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, अतीत के बारे में जानना, समझ में आ रहा है। यानी बीते हुए काल के बारे में क्या हम करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। अब भविष्य की हम क्या करते हैं, नए भविष्य की ओर हम क्या करते हैं, कामना करते हैं। अपने भविष्य को क्या करते हैं, इसी इतिहास के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो इतिहास क्या होता है? अतीत के बारे में जानना। इतिहास क्या होता है? अतीत के बारे में जानना। यानी अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। समझ में आ रहा है? विवेकों के आधार पे, लेकिन पुरातात्विक के आधार पे, समझ में आ रहा है, पुरातात्विक के आधार पे, साहित्यिक स्रोत के बारे में, ये सब चीज़ों की से हम क्या करते हैं, अपने इतिहास को क्या करते हैं, जानते हैं। तो अतीत के बारे में जानना क्या होता है, हम इतिहास कहते हैं। या कहते हैं बीते हुए काल का साक्ष्यों के आधार पे, बीते हुए काल या साक्ष्यों के आधार पे हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त होती है। वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, अतीत के बारे में जानना क्या होता है, इतिहास होता है। इतिहास, समझ में आ रहा है? अब ये जो इतिहास जो होता है, ये इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था, सब आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। इतिहास तो जेम्स मिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या नाम? जेम्स मिल। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने जेम्स मिल जो थे, जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल। इन्होंने इतिहास को क्या किया, लिखा। इन्होंने क्या किया, इतिहास को लिखा। और उन्होंने डिवाइड किया, कौन कौन से काल होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि क्या होता है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। उन्होंने क्या कहा, हिंदू काल और मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, इसको 3 काल में उन्होंने बांट दिया। पहला उन्होंने कहा जो होता है हिंदू काल होता है, हिंदू काल। दूसरा उन्होंने कहा मुस्लिम काल। दूसरा उन्होंने क्या कहा, मुस्लिम काल। आई बात समझ में? और उन्होंने तीसरा कहा कि ब्रिटिश काल होता है। क्या होता है? ब्रिटिश काल। अब आप लोगों को इसमें ये देखिए, उन्होंने कहा जो हिंदू काल है, आप लोग पढ़े होंगे, बताऊंगा मैं इसके बारे में। मैंने ऐतिहासिक काल के बारे में, पुरातात्विक के बारे में, अभिलेख शिक्षा, जो भी चीज़ों का प्रचलन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये पूरी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। मुस्लिम काल के बारे में, दिल्ली सल्तनत से मुगल काल तक पूरी में, यहाँ तक विजयनगर, बरमनी, जो भी साम्राज्य आया उसके बारे में चर्चा। ब्रिटिश काल, तो सबसे पहले मैं आप लोग ये बता दूं, हिंदू काल उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि उस समय क्या था, मगध
के बारे में आप लोग सुने होंगे, मगध के बारे में, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वो सब चला। तो उसमें के लोग कहते थे वेद उपनिषद ये सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया था, पुराण के बारे में। तो उसको उन्होंने कहा हिंदू काल है। मुस्लिम काल क्या था, जो मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत से, समझ में आ रहा है, दिल्ली सल्तनत से क्या हुआ था, शुरू हुआ था, दिल्ली सल्तनत से मुगल काल तक उन्होंने कहा मुस्लिम काल। ब्रिटिश काल क्यों कहा, क्योंकि 1707 से जब क्या हुआ, औरंगजेब मर गया, तो उसके छोटे छोटे क्या हुए हो गए उत्तराधिकारी राज, विद्रोही राज, और मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर का राज्य। आई बात समझ में। तो मुगल साम्राज्य की परिधि से जो बाहर का राज्य था, उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, व्यापार करने आए। समझ में आ रहा है। जब व्यापार करने आगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा व्यापार कैसे कैसे, कहाँ से क्या कुछ दुनिया का पतन होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। बैजेंटाइन और रोमन साम्राज्य के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा, तो उसके बारे में ब्रिटिश के बारे में पूरा बता दूंगा। फ्रांसिस डी अल्मोडा के बारे में, वास्को डी गामा के बारे में, कैसे कैसे क्या होगा, इस सब चीज़ों के बारे में ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ। लेकिन यह सिद्ध नहीं हो, सही से सिद्ध नहीं हो पाया। समझ में आ रहा है। तो मैंने यहाँ तक मैंने इसके पहले मैंने आप लोगों को चर्चा कर दिया था। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो ब्रिटिश काल हो गया, हिंदू मुस्लिम काल, लेकिन ये सिद्ध सही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है। लेकिन यह सही नहीं था, लेकिन यह सही नहीं था। समझ में आ रहा है। उसके बाद से आगे ये भी मैंने डायग्राम वगैरह मैंने आप लोगों को बताया था, कैसे कैसे किन किन खंडों में इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। तो मेरा आज का मुद्दा चैप्टर 1 मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, पूरी सिलेबस के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। समझ में आ रहा है। तो अब मैंने आधुनिक भारत मैंने पढ़ाना शुरू किया था। क्या किया था, आधुनिक भारत। मैं इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आज का टॉपिक है क्या, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। आज मैं आप लोगों को क्या करूंगा, आधुनिक भारत के बारे में बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा 18वीं सदी का पूर्वार्ध और 18वीं सदी का उत्तरार्ध के बारे में। 18वीं सदी का पूर्वार्ध और 18वीं सदी का उत्तरार्ध के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो मैं सबसे पहले मैं पूर्वार्ध के बारे में बताऊंगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, पूर्वार्ध के बारे में। तो मैं पूर्वार्ध के बारे में आज आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसको 2 खंडों में मैं इसको बांट दूंगा। क्या क्या, इसका पहला जो सेक्शन होगा 18वीं सदी का पूर्वार्ध, 18वीं सदी का पूर्वार्ध, और दूसरा क्या हो जाएगा 18वीं सदी का उत्तरार्ध, सदी का उत्तरार्ध। मैंने क्या किया, इसको 2 खंडों में मैं बांट दिया। मैंने कहा कि 18वीं सदी का पूर्वार्ध और 18वीं सदी का उत्तरार्ध। आई समझ गए। तो सबसे पहले मैं इस पूर्वार्ध को मैं क्या करूंगा, कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद से मैं उत्तरार्ध के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को 18वीं सदी के पूर्वार्ध की ओर मैं ले चल रहा हूँ। आई बात समझ में। तो सबसे पहले मैं हेडिंग यहाँ पे लिख आप लोगों को दिलवा दे रहा हूँ, 18वीं सदी का पूर्वार्ध। क्या, 18वीं सदी का पूर्वार्ध के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या होगा 18वीं सदी के पूर्वार्ध में। तो आप लोग एकदम मेंटली अलर्ट है। अब मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में आप लोग सीखेंगे। आप लोगों ने बहुत बार इतिहास वगैरह पढ़े होंगे, लेकिन इस एक बार मेरे वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आई बात समझ में। तो मैं 18वीं सदी के पूर्वार्ध के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। अब देखिए 18वीं सदी के पूर्वार्ध में क्या हुआ। सबसे पहले छोटी छोटी घटनाएं हुई। समझ में आ रहा है। उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। उसके बाद से मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 1707 ईस्वी, देखो उस समय हुआ क्या था। उस समय औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु, समझिए। ये क्या था, मुगल बादशाह था औरंगजेब। बाबर, हुमायूं,
ये सब मैं आप अकबर, शाहजहाँ, अकबर जो भी आएंगे सीरियल से मैं आप लोगों को मिडवर्ड में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है कि 1707 ईस्वी का समय है और औरंगजेब क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से ये खेला शुरू होता है। तो देखिए औरंगजेब के समय उसका क्षेत्र विस्तार बहुत अच्छा था। औरंगजेब के समय क्या था, मुगल क्षेत्र का जो विस्तार था बहुत बढ़िया था। उसके बाद से औरंगजेब की मृत्यु हो गई, धीरे धीरे क्या हो गई, छोटे छोटे उत्तराधिकारी राज्य आ गए, विद्रोही राज्य आ गए, मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर के राज्य आ गए। 3 तरह के राज्य आए। कौन कौन से राज्य? पहला उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा विद्रोही राज्य, तीसरा मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर के राज्य। 3 तरह के राज्य बने। तो सबसे पहले उसमें देखिए मुगल साम्राज्य के पहले उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन से थे? बंगाल, अवध और हैदराबाद। कौन कौन से राज्य थे? बंगाल, अवध और हैदराबाद। तो मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, उसका क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ तक था। क्षेत्र विस्तार के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ। क्षेत्र विस्तार, अब देखिए मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा। उस तरह से मान लो लिखवाएंगे तो बहुत कम से कम 3 से 4 लाइन आप लोगों को लगेगा, केवल इतने में आप लोग समझ जाएंगे। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये दक्षिण, ये क्या हो गया पूर्व, और ये क्या हो गया पश्चिम। समझिए। अब देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो मैं क्या कहूँ क्षेत्र विस्तार किसका 1707 जब औरंगजेब मुगल काल का जो क्षेत्र विस्तार उस समय था उसके बारे में आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। किसका? मुगल काल का। मुगल काल का जो क्षेत्र विस्तार था उस समय। अब देखो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को आगे मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ ये बीच का जो क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, उत्तर और पश्चिम। क्या है? उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम, इधर क्या था? कंधार था। इधर क्या था? कंधार। इधर क्या था? काबुल। क्या था? काबुल। अब इधर ये हिंदू कुश पर्वत पड़ेगा, सब खैबर दर्रा पड़ेगा। सबसे पहले मैं जब आप लोगों को क्या बताऊंगा, प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री जब बताऊंगा तो मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा कि हिंदू नाम कैसे पड़ा, सिंधु नदी के पास स्थित क्षेत्र को हम कैसे उसको सिंधु कहें, इंदूस के बारे में बताऊंगा, ईरानी और अफगानी कैसे कैसे वो लोग आते थे। देखिए काबुल कंधार, यहीं पे खैबर दर्रा है, समझ पा रहे हैं, यहीं पे हिंदू कुश पर्वत है। तो सबसे पहले वो लोग जो भी आए, अफगानी आए, यूनानी आए, जो भी आए, पहले क्या करते थे, खैबर दर्रा से हिंदू कुश पर्वत के पार करके वो क्या करते थे, भारत में प्रवेश करते थे। सिंधु नदी से भारत में क्या करते थे, प्रवेश करते थे। तो भाई काबुल हो गया, क्या हो गया, कंधार हो गया। तो यानी उत्तर पश्चिम में क्या होता, उत्तर पश्चिम में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे उत्तर पश्चिम। अब देखिए उत्तर पश्चिम में कहां से कहां तक था, काबुल से कंधार, समझ में आया, काबुल से कंधार, काबुल से कहां तो कंधार, समझ में आया। अब देखिए काबुल से कंधार का क्या था, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में था, आई बात समझ में। अब पूर्व में क्या था, बंगाल, पूर्व में क्या था, बंगाल, क्या था, बंगाल, आई बात समझ में। और दक्षिण में क्या था, कृष्णा नदी, दक्षिण में क्या था, कृष्णा नदी, कर्नाटक के कृष्णा नदी तक, कर्नाटक कौन सी नदी तक, कृष्णा नदी तक, आई बात समझ में। ये था मुगल साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार उस समय था। कहाँ कहाँ से, तो मैं क्या लिखेंगे, 1707 में जब औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद छोटे छोटे, उसके बाद कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराधिकारी राज्य, विद्रोही राज्य और मुगल समृद्ध परिधि से क्या हुए, बाहर के राज्य, ये लोग क्या हो उत्पन्न हुए। और उस समय मुगल का जो क्षेत्र विस्तार था कहाँ कहाँ से था, उत्तर और पश्चिम में काबुल से कंधार, नीचे पूर्व में बंगाल और दक्षिण में कहाँ तक था, कृष्णा नदी तक था। इतना आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, तो आसानी से आप लोग 18वीं सदी के पूर्वार्ध में ये सब चीजों के बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आई बात समझ में। इसीलिए कहता हूँ मेरा पढ़ाने का टेक्निक ही कुछ अलग है। मैंने 18वीं सदी के पूर्वार्ध में इतना तक क्या लिखेंगे, जब 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, क्या हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद
मृत्यु हो गई, इतना तक। क्योंकि उस पहले उसमें यह लिखेंगे कि जो इसका क्षेत्र विस्तार था, मुगल साम्राज्य का क्या था, क्षेत्र विस्तार था, वो कहाँ कहाँ से था, काबुल, उत्तर पश्चिम में काबुल से कंधार, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में क्या था, कृष्णा नदी तक उसका क्षेत्र विस्तार क्या था, फैला हुआ था। उसके बाद जब 1707 में क्या हो गया, औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद छोटे छोटे राज्य आ गए, कौन कौन, उत्तराधिकारी राज्य, विद्रोही राज्य और मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर के राज्य आ गए। इतना तक आप लोग कहाँ लिखेंगे, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में। उसके बाद मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। हो गया। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद से मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ। अब मैं आप लोग ये चर्चा करूंगा औरंगजेब के बाद कौन कौन से लोग आए, छोटे छोटे जो उनके जो मुगल बादशाह थे वो लोग आए, उनके कार्यकाल में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़्यादा मुख्य नहीं है, लेकिन अब आगे मैं आप लोग को चर्चा करूंगा। समझ में आ रहा है, ठीक, ओके। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को इसके आगे में चर्चा करने जा रहा हूँ 18वीं सदी के पूर्वार्ध में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही चर्चा कर दूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या करूँ, ये चर्चा कर दूँ कि मुगल साम्राज्य के जो बादशाह थे उसके बारे में आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ। कौन कौन से उस समय मुगल साम्राज्य में क्या कौन कौन से लोग आए। तो सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, औरंगजेब के बाद 1707 में जब औरंगजेब मारे गए थे, मुअज्जम आए, क्या नाम था उनका, मुअज्जम। तो उन्होंने 1707 से 1712 तक उन्होंने क्या शासन में काल में रहे। मुअज्जम जो आए 1707 से 1712 तक शासन काल में वो क्या रहे। आई बात समझ में। उनको देखिए, उनको बहादुर शाह की प्रथम की उपाधि दी गई। किसको, मुअज्जम को, क्या बहादुर शाह प्रथम की क्या की गई, उपाधि दी गई। समझ में आ रहा है। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, पुरस्कार और दंड की नीति अपनाई। उन्होंने क्या किया, पुरस्कार और दंड की नीति अपनाई। आई बात समझ में। जब पुरस्कार और दंड की नीति उन्होंने क्या किया, अपनाई, उसके बाद शाह बेखबर के नाम से उनको जाना जाता है, शाह बेखबर के नाम से। तो सबसे पहले मैं पहला मैं लिख दे रहा मुअज्जम। मुअज्जम का जो शासनकाल था कहाँ तक था, जब औरंगजेब मारा गया तो 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। समझ में आया। 1707 से 1712 ईस्वी तक क्या रहा, मुअज्जम रहे। समझ में आ रहा है। अब मुअज्जम ने उनको क्या किया, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि दी गई। समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उनको क्या क्या दी गई, उपाधि क्या दी गई, बहादुर शाह प्रथम। आई बात समझ। अब देखिए बहादुर शाह प्रथम की उनको क्या दी गई, उपाधि दी गई। अब मैं और भी एक चीज था इसमें इम्पोर्टेंट, मैं इसके बारे में आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। तो मुअज्जम का काल कहाँ से कहाँ तक, 1707 से 1712 ईस्वी तक। और भी इसमें उनको क्या, पुस्तक। समझ में आप, पुरस्कार। अब आप लोगों को इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। दंड की नीति, पुरस्कार एवं दंड की नीति उन्होंने अपनाई थी। कौन कौन सी नीति अपनाई, पुरस्कार एवं दंड की नीति। कौन थी, मुअज्जम के बारे में मैंने क्या क्या बताया, 1707 से 1712 ईस्वी तक। समझ में आ रहा है। उनको उपाधि दी गई बहादुर शाह प्रथम की, और उन्होंने क्या किया, पुरस्कार और दंड की नीति को क्या किया था, अपनाया था। इनको एक और नाम से शाह ए बेखबर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्या नाम से, शाह ए बेखबर। समझ में आ रहा है। शाह ए बेखबर के नाम से उनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। आई बात समझ में। अब मैं इसके बाद मैं आप लोगों को क्या बता दे रहा हूँ, दूसरा जो थे 712 से, दूसरा जो बादशाह थे कौन थे,
712 जहादर शाह थे। क्या नाम था उनका? जहादर शाह। दूसरा बादशाह कौन थे? जहादर शाह। जहादर शाह ये जो बादशाह थे, दूसरा जो बादशाह का क्या नाम था? जहादर शाह। अब 712 से 713 ईस्वी तक, ये ज्यादा समय तक रहे नहीं। 712 से नहीं 1712 से 1713 ईस्वी तक उनका नाम था जहादर शाह। जहादर शाह। अब देखिए जहादर शाह के बारे में आप लोगों को जहां तक चर्चा करूं, ये लंपट मूर्ख थे, इजारा व्यवस्था लागू किए। समझ में आ रहा है? कौन इनका ये कौन थे? लंपट मूर्ख भी इनको कहा जाता है। कि लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता है, इन्होंने एक इजारा व्यवस्था लाया। कौन सी व्यवस्था? इजारा व्यवस्था। तो राजस्व वसूली क्या किए? ठेकेदारों पे दे दिए, ठेके पर दे दिए थे। क्या किए थे? राजस्व वसूली किस पे दिए थे? ठेके पर दे दिए थे। तो जहादर शाह ने क्या किया था? मैं आप लोगों को इनको क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। जहादर शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख। उन्होंने क्या किया था? इजारा व्यवस्था लाया था। इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था। तो उन्होंने क्या किया? राजस्व वसूली किस पे दे दिया था? ठेके पर दे दिया था। इसीलिए उनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को बता देना, राजस्व वसूली ठेके पर देना। ठेके पर देना। आई बस समझ में? मैंने इसके पहले मैंने मुअज्जम के बारे में बताया। 1787 1712 ईस्वी तो उन्होंने उपाधि दिया बहादुर शाह प्रथम की। उन्होंने पुरस्कार और दंड की नीति को क्या किया था? अपनाया था। उसके बाद से मैंने बताया साहिब बेखबर के नाम से उनको क्या जाना जाता है। अब मैं उनकी पुस्तक थी साहिब बेखबर। उसके बाद से देखिए जहादर शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक उनको लंपट मूर्ख, इजारा व्यवस्था, राजस्व क्या किया था? ठेके पर दिया था। आई बात समझ में? अब जो तीसरा है उनके बारे में आप लोगों को जैसे फर्रुखसियर के बारे में, घृणित कायर जिसको कहते हैं, क्या है उनको? फर्रुखसियर। अब ये फर्रुखसियर जो होंगे 1713 से 1719 तक। फर्रुखसियर देखिए क्या होंगे इसमें? 1713 से 1719 ईस्वी तक। देखिए इस 1713 से 1719 ईस्वी तक रहेंगे। कितने साल तक? वो 6 साल तक रहेंगे, 6 वर्ष के लिए। उनको क्या लंपट, तब देखिए इनको में क्या घृणित कायर कहा गया। जजिया और तीर्थकर क्या किया? हटा दिया। जजिया और तीर्थकर को क्या किया था? वो हटा दिया था। फर्रुखसियर कभी कभी पूछता है जजिया और तीर्थकर को किसने हटाया था? तो फर्रुखसियर ने हटाया था। आई बात समझ में? और मैग्ना टाटा क्या किया था? कंपनी को दे दिया था। एक व्यापार के लिए अधिकार पत्र था जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्ना टाटा कहते हैं। मैग्ना टाटा को क्या किया था? क्या कहते? दे दिया था। तो उन्होंने क्या क्या काम किया मैं आप लोगों को बता दिया। घृणित कायर के नाम से इनको जाना जाता है। क्या नाम जाता है? घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। किसको? फर्रुखसियर को। समझ में आ रहा है? और उन्होंने क्या किया था? कंपनी को क्या मैग्ना टाटा दे दिया था। क्या था? व्यापार का अधिकार पत्र था। समझ में आ रहा है? इसके बाद से मैं आप लोगों को ये भी तीर्थकर को हटा दिया था और जजिया और तीर्थकर को क्या किया था? हटा दिया था। आई बात समझ में? इन्होंने ये काम किया था। इनको क्या क्या कहा जाता है? पहला इनको क्या कहा जाता है? घृणित कायर। घृणित कायर किनको? फर्रुखसियर को। आई बात समझ में? वो क्या किए थे? और तीर्थकर व जजिया कर को क्या किए थे? हटा दिए थे। जजिया कर को हटा देना। आई बात समझ में? जजिया और क्या किए थे उन्होंने? तीर्थकर को क्या किया था? हटा दिया था। उसके बाद से मैं आप लोगों को आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। जजिया और तीर्थकर को क्या किए थे? हटा दिए थे। कंपनी को क्या किया? मैग्ना टाटा दे दिए। कंपनी को क्या किए थे? मैग्ना टाटा दे दिए थे। जो कंपनी को मैग्ना टाटा देना क्या था? व्यापार के लिए अधिकार पत्र था। समझ में आ रहा है? व्यापार के लिए अधिकार पत्र था। आई बात समझ में? यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लिए, उसके बाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ा, उसको इरेज कर दे रहा हूँ। इसके बाद से लास्ट एक आएंगे एम्परर जो आएंगे, उनका नाम था क्या, मोहम्मद शाह, जिसको उर्फ रंगीला कहा जाता है। इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। 1 2 3 तक मैंने क्या किया था, कंप्लीट करा दिया था। अब मैं आप लोग को किन के बारे में बताऊँ, मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह के बारे में 1719 से 1748 तक रहेंगे। क्या नाम था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। अब ये कहाँ तक रहेंगे, 1719 से 1748। अब इसको कहा जाता है मोहम्मद शाह। इनका एक नाम था, क्या था, रोशन अख्तर। इनका क्या नाम था, रोशन अख्तर। किनका नाम, मोहम्मद शाह। और रंगीला इनको कहा जाता है, समझ, उपनाम उनको क्या रंगीला कहा जाता है। तो मूल नाम इनका क्या था, मूल नाम रोशन अख्तर। रोशन अख्तर, रोशन अख्तर। और उपनाम क्या था, रंगीला, रंगीला। अब मैं आगे जब आप लोग को मुगल एम्पायर पढ़ाऊंगा, यानी मुगल बादशाह के बारे में पूरी मैं आगे मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा कि इस पूरी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज़ों के बारे में। मैं बाबर से, हुमायूं से, जो भी आएगा, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, शाह, जो भी लोग आएंगे, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। समझ में आ रहा है। मैंने क्या क्या बताया, पहले मुअज्जम के बारे में बताया। पहले मैंने क्या क्या मुअज्जम के बारे में बताया, 1707 से 1700 मैंने बताया 12 मुअज्जम के बारे में बताया। उसके बाद से मैंने नीचे आए जहादर शाह वगैरह आए, उसके बाद से फर्रुखसियर आए, फर्रुखसियर के बाद आए मोहम्मद शाह। मैंने इन चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा कराया। मैंने ये भी बताया था फर्रुखसियर ने कंपनी को क्या किया था, मैग्ना कार्टा दे दिया था। कंपनी को क्या किया था, मैग्ना कार्टा दे दिया था। एक व्यापार के लिए एक अधिकार पत्र था। और एक चीज़ और उसने कराया था, जो मैंने फर्रुखसियर के बारे में बताया, उनको घृणित कायर कहा, घृणित क्या किया था, कायर कहा जाता है। समझ में आ रहा है। और उन्होंने तीर्थ और जजिया कर को क्या किया था, हटाया था। ठीक, मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, फर्रुखसियर के बारे में बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है। उसके बाद से मैंने जादर शाह शासनकाल तो 712-713 ईस्वी तक ही रहा, जादर शाह का मैंने उनके बारे में चर्चा किया। उसके बाद से मैंने मोहम्मद शाह के बारे में बताया, उर्फ रोशन अख्तर, या उर्फ नाम क्या होता है उनका, रंगीला होता है। यहाँ तक मैंने क्या किया, मुगल बादशाह जो थे 1707 के बाद, यही 4 बादशाह थे। अब इसके बाद से अब यहाँ से क्या होगा, चेंजिंग होगा। क्या होगा, आगे मैं आप लोग को चेंजिंग होगा, क्या क्या चेंजिंग होगा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैं एक अब डायग्राम बनाऊंगा 18वीं सदी के पूर्वार्ध का। उसके बाद से मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। मैंने 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब मुगल जो बादशाह थे, जो कौन थे, औरंगजेब मारे गए, ये मैंने राजाओं के बारे में बता दिया। उसके बाद से इसमें क्या है, उत्तराधिकारी राजा है, और उत्तराधिकारी राज के बाद विद्रोही राज और मुगल साम्राज्य परिधि से बाहर के राज्य। हम 3 राज्य के बारे में इसमें क्या करेंगे, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मैं चर्चा करूंगा। ये 3 राज्य को बता करके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊँ जो युद्ध हुए उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। उसके बाद से मैं 18वीं सदी का क्या बताऊंगा, उत्तरार्ध के बारे में बताऊंगा, जो उपनिवेशवाद के बारे में आप लोगों को बताऊंगे पूरा। इसमें ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊँ, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और कुछ तो दुनिया का पतन होता है, और भी चीज़ों के बारे में, रोमन और बैजेंटाइन साम्राज्य के बारे में, और इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति जो आई, पुनर्जागरण आया, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पूरी चर्चा करूँगा। आई बात समझ में। मैं इस सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा क्या है, 18वीं सदी का पूर्वार्ध, और पूर्वार्ध 18वीं सदी के पूर्वार्ध में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में देखिए, जब मुगल बादशाह जो क्या हो गया, अंपायर जो क्या हुआ, उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद 1707 ईस्वी में क्या हुआ था, 1707 ईस्वी में किसको, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु। अब
जब औरंगजेब मरता है तो उसके क्या होते हैं, छोटे छोटे राज्य आ जाते हैं। उसमें कौन कौन से राज्य होते हैं, मैं इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? औरंगजेब की जब क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, छोटे छोटे राज्य क्या होते हैं, आते हैं। इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? पानी पीना। अब मैं आ गया, तो मैंने क्या 1707 के बाद मैं आप लोगों को अभी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं 18वीं शताब्दी की, समझ में आया? 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र एवं नवीन राज्य थे और उनके संस्थापक, इनके बारे में आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ। कौन कौन से राज्य यहाँ से उत्पन्न हुए, समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 18वीं सदी के स्वतंत्र एवं नवीन राज्य। अब देखिए 18वीं सदी के स्वतंत्र एवं नवीन राज्य, और इधर मैं लिख दे रहा हूँ क्या, उनके संस्थापक। समझ में आ रहा है? इसमें कौन कौन से राज्य है मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें देखिए पहला आयाम डायग्राम में मैं बना दे रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। उत्तराधिकारी राज्य, देखिए अब ये उत्तराधिकारी राज्य में 3 राज्य होंगे। उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन से राज्य होंगे, 3 राज्य होंगे। पहला देखिए, पहला इसमें आएगा उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन से राज्य, बंगाल। पहला क्या आएगा इसमें, बंगाल। दूसरा क्या आएगा, अवध। क्या आएगा, अवध। और तीसरा क्या आएगा, हैदराबाद। क्या आएगा, हैदराबाद। देखिए इसमें 3 राज्य है, कौन कौन से आए, बंगाल, अवध और हैदराबाद। उसके बाद मैंने उत्तराधिकारी राज्य में 3 राज्य आए। उसके बाद से मैं क्या बता दूं, विद्रोही राज्य। कौन सा राज्य, विद्रोही राज्य। अब इसमें देखिए विद्रोही राज्य में कौन कौन से राज्य आए। इसमें चार तरह के राज्य आए। मराठा, सिख, रूहेला, जाट। समझ में आ रहा है? मराठा, सिख, रूहेला, जाट। किसने 4 राज्य है। कौन कौन से राज्य है, मराठा, जाट, रूहेला, सिख। मराठा, जाट, रूहेला, सिख। समझ में आ रहा है? इसमें पहला जो था मराठा था, और दूसरा क्या था, सिख। दूसरा राज्य क्या था, सिख। और तीसरा राज्य क्या था, जाट। और चौथा राज्य क्या था, रूहेला। आई बात समझ में? तो कौन कौन से राज्य हो गए विद्रोही राज्य में, मराठा, सिख, जाट, रूहेला। आंख मूंद के, मराठा, सिख, जाट, रूहेला। मराठा, सिख, जाट, रूहेला। उसके ऊपर वाले राज्य कौन थे उत्तराधिकारी राज्य में, मैंने बताया बंगाल, अवध और हैदराबाद। ये क्वेश्चन करके भी एग्जाम में पूछता है। आई बात समझ में? अब एक राज्य और इसमें छूटा हुआ है, क्या, मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर का राज्य। मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर का राज्य, मुगल साम्राज्य परिधि से बाहर का राज्य, देखिए इसमें 2 ही राज्य आएंगे, इसमें ज्यादा नहीं है, 2 ही राज्य है। पहला त्रावणकोट आएगा, उसके बाद मैसूर और त्रावणकोट। इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, पहला मैसूर और दूसरा क्या है, त्रावणकोट। मार्तंड वर्मा वाला जो डचों को क्या कहते, खदेड़ा था, त्रावणकोट।
त्रावणकोट में क्या है, मार्तंड वर्मा है। अब मैसूर में क्या है, हैदर अली। आई ना समझ में। अब देखिए बंगाल के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा। बंगाल में कौन थे, मुर्शिद कुली खान संस्थापक थे। बंगाल का जो उसमें संस्थापक कौन थे, मुर्शिद कुली खान। कौन थे, संस्थापक। समझ में आ रहा है। जब मुर्शिद कुली खान मर जाएंगे, सुजाउद्दीन, उनके दो दामाद सुजाउद्दीन के पुत्र जो आएंगे वो बनेंगे राजा। समझ में आ रहा है। वो भी गिरिया के युद्ध में क्या होंगे, मारे जाएंगे। उसके बाद से आ जाएंगे अलीवर्दी खान जो 16 साल तक शासन करेंगे। अब अलीवर्दी खान के बाद से एक ही दो ही नवाब ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो क्या किए थे, राजस्व देना क्या किए थे, बंद कर दिए थे। मैं इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। अलीवर्दी खान 16 साल तक क्या किया, शासन किया। और 16 साल तक वो क्या किया, मुगलों को क्या किया, राजस्व पर प्रतिबंध लगा दिया, राजस्व नहीं दिया था। आई बात समझ में। उसके बाद से मैं आप लोगों को सिराजुद्दौला के बारे में बताऊंगा। सिराजुद्दौला के बाद मीर कासिम। समझ में आ रहा है। और मीर जाफर के बाद वही जो प्लासी और बक्सर का जो युद्ध होता है, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। किसमें, बंगाल में पूरा आप लोगों को डिटेल्स में चर्चा है। समझ में आ रहा है। इसके संस्थापक कौन थे, मुर्शिद कुली खान। बंगाल के संस्थापक कौन थे, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, कुली खान। समझ में आ रहा है। तो बंगाल के इसके संस्थापक कौन थे, मुर्शिद कुली खान। अब देखिए अवध के बारे में। अवध में कौन थे, सआदत खान थे। सआदत खान जिसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई। समझ में आ रहा है उनको। अब मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। सआदत खान, इसके संस्थापक कौन थे, सआदत खान। संस्थापक शहादत खान। उनकी उपाधि क्या, बुरहान उल मुल्क। समझ में आ रहा है। बुरहान उल मुल्क। सआदत खान को क्या उपाधि मिली थी, बुरहान उल मुल्क की। अब हैदराबाद के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। मैंने मैसूर में बताया था हैदर अली। अब हैदराबाद में कौन आएंगे, निजाम उल मुल्क। क्या है, निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। आई बात समझ में। मैंने क्या बताया, बंगाल में कौन थे संस्थापक थे, मुर्शिद कुली खान। और अवध में क्या थे, मैंने आप लोगों को बताया, सआदत खान। और उसके बाद से हैदराबाद में कौन थे, निजाम उल मुल्क थे। अब मैं आपको विद्रोही राज्य में चला हूँ। मराठा, सिख, जाट और रोहेला। कौन कौन से थे, मराठा, सिख, जाट, रोहेला। ये कौन से विद्रोही राज्य थे। तो मराठा में शिवाजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मराठा में क्या, शिवाजी का नाम आप लोगों ने क्या किया, सुना होगा। तो शिवाजी के अंतर्गत ये राज्य, स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुआ था, जो क्या था, मराठा था। अभी आगे मराठा बहुत कुछ है। आप लोगों को बाजीराव द्वितीय के बारे में बताऊंगा। उसके बाद से पेशवा के बारे में बताऊँ, छत्रपति के बारे में बताऊंगा। ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को एकदम बहुत डिटेल्स में चर्चा करूँ। कौन कौन से पेशवा कहाँ कहाँ तक किस किस तरह से आए, आंग्ल मराठा है, तो पूरे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो ये मराठा है। मराठे में सबसे पहले क्या, शिवाजी के अंतर्गत ये क्या था, स्वतंत्र राज्य था। शिवाजी के अंतर्गत, शिवाजी के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य था। अंतर्गत स्वतंत्र राज्य था। आई बात समझिए। अब सिख वाले के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। समझ में, सिख राज्य में कौन थे, गुरु नानक जी थे। सिख राज्य में कौन थे, गुरु नानक जी थे। आगे मैं तेज बहादुर के बारे में बताऊंगा। और भी बहुत से चौथे पांचवें गुरु, उसके बाद से स्वर्ण मंदिर, ये सब चीज़ों के बारे में सिख मैं टोटल डिटेल्स में एक लिस्ट भी आप लोगों को बना के आपके सामने पेश कर दूंगा। इसमें उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिख पंथ की स्थापना किसने किया था, गुरु नानक जी। यहाँ पे लिखा गुरु नानक। अब जाट में बदन सिंह जाट और चूड़ामन जाट। आई बात समझ में। अब जाट में क्या आ जाएंगे, बदन सिंह और चूड़ामन जाट आ जाएंगे। इनके जो संस्थापक थे। समझ में आ रहा है। मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, बदन सिंह और चूड़ामन। और बदन सिंह, चूड़ामन और बदन सिंह, बदन सिंह। अब लास्ट में बचेगा क्या, एक बचेगा रूहेला। रूहेला ये अफगान में आता है। रूहेला को हम क्या कहते हैं, अफगान। और मोहम्मद अली खान थे, अली मोहम्मद खान थे। समझ में आ रहा है। ये रूहेला हो जाएगा।
यहाँ पे लिखा अफगान, जब कि रुहेला न दे के क्या दे देगा, अफगान दे देगा। आई बात समझ में। इसके जो संस्थापक थे अली मोहम्मद खान, समझ में आ रहा है, अली मोहम्मद खान। आई बात समझ में। अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए अभी ये भी कंप्लीट करा दो। मुगल साम्राज्य परिधि से जो बाहर कराए, जो मंसूर जो था हैदर अली, यहाँ पे त्रावणकोर जो था, मार्टन वर्मा जो डचों को क्या किया था, खदेड़ा था ना, इसके बारे में मलाबार तट के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा, क्या क्या उसमें हुआ था। तो मैं मंसूर कौन थे, हैदर अली संस्थापक थे, हैदर अली। और एक बचेगा मार्तंड वर्मा, ये जो थे त्रावणकोर के थे। यहाँ तक नोट कर लीजिए। आई बात समझ में। अब यही से क्या कर रहा हूँ, इस क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ, रोक दे रहा हूँ। आगे आप लोगों को मैं पूरा बंगाल के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में, पूरा संस्थापक के बारे में बताऊंगा, सआदत खान के बारे में बताऊंगा, निजाम उल मुल्क के बारे में, पूरा एकदम डिटेल्स में आप लोगों को शिवाजी के बारे में, पेशवा छत्रपति शाहू जो लोग आए इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं गुरुनानक सिंह पंत के बारे में बताऊंगा, जाट चूड़ामल बदन सिंह के बारे में क्या क्या कहानियाँ थी, अफगान के बारे में बताऊंगा कि मोहम्मद अली जो खान थे, मंसूर के बारे में, हैदर अली, टीपू सुल्तान तक मैं आगे मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। समझ में आ रहा है। जितने बार हुए मंसूर में, त्रावणकोर में मार्तंड वर्मा थे, इसके बारे में चर्चा करूँगा, डचों से रिलेटेड इसमें जो कुछ चीज़ें हैं। तो यहीं से मैं इस क्लास को क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को आगे मैं चर्चा करूँगा एक एक चीज़ को, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, सिख, जाट, रुहेला, उसके बाद से मैं मैसूर और त्रावणकोर के बारे में। आई बात समझ। तो सबसे पहले 18वीं सदी का पूर्वार्ध के बारे में क्या क्या था, उसमें मैंने बताया कि जब औरंगजेब क्या हुआ, मारा गया। 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब मारा गया। उसके बाद से उसके उत्तराधिकारी राजा आए, विद्रोही राजा आए, और क्या है, मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य। 3 राज्य आए, ध्यान में रखना है। पहला उत्तराधिकारी, दूसरा विद्रोही, तीसरा मुगल साम्राज्य परिधि से बाहर का राज्य। तो मैंने उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन से राज्य बताया, बंगाल, अवध और हैदराबाद, बंगाल, अवध और हैदराबाद, बंगाल, अवध और हैदराबाद। आई बात समझ में। उसके बाद से मैंने नीचे बताया क्या, विद्रोही राज्य में कौन कौन से राज्य थे, मैंने चर्चा किया। क्या था, जाट, रुहेला, सिख, जाट, रुहेला, सिख, समझ में आ रहा है। और एक था मराठा, मराठा, जाट, रुहेला, सिख, मराठा, जाट, रुहेला, सिख। और नीचे क्या था, मैसूर और त्रावणकोर, मैसूर और त्रावणकोर। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को क्या किया, चर्चा किया। अब मैं इस क्लास में विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलूंगा, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को चर्चा करूँगा। आई बात समझ में। यहीं से मैं जय हिंद, जय भारत।